सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स का एजुकेटर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विनीत सिंह एडू पॉइंट। विनीत सिंह एडू पॉइंट। बेटा, हमने इससे पहले 2 चैप्टर, बहुत सारे मतलब 5 चैप्टर ख़त्म कर लिए थे। बहुत सारे बोल रहा हूँ, हमने इससे पहले 5 चैप्टर ख़त्म कर लिए थे। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर था वो था मनी। तो मनी के मैंने सारे कंसेप्ट जो है वो पिछले लेक्चर में क्लियर करा दिया है। आज जो लेक्चर पढ़ने वाले वो हम बैंकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक है जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कमर्शियल बैंक और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक की जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो मनी कैसे क्रिएट करता है, मनी कैसे बनाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक, फिर पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। मार्केट में मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले टॉपिक पे जंप करते हैं और टॉपिक का नाम है व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक। तो बेटा, अ कमर्शियल बैंक क्या है? तो कमर्शियल बैंक क्या है? अ कमर्शियल बैंक इज द फंक्शनल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल एंड गिव्स लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपके पैसों को डिपॉजिट करता है और आपको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब आप डिपॉजिट कराओगे तो आप उसका विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपके पैसे को डिपॉजिट, विड्रॉ और आपको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट के तहत क्या कहा गया है कि बैंकिंग कंपनी इज वन which transact business of banking, which means the accepting of deposit of money from the public repayable on demand or otherwise and withdraw by check, draft, order और otherwise। एक बैंकिंग कंपनी वो होगी जो आपके पैसे को एक्सेप्ट करेगी एज ए डिपॉजिट, आपको विड्रॉ करे जब भी आप उसको चाहो, उसको क्या बोलेंगे? हम बैंक बोलेंगे। ये इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट के तहत बोला गया। ठीक है, अब आगे क्या है कि हमें पता चल गया बैंक होता है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का एक मोटिव होता है, अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे, अगर वाइट बोर्ड पे लेके चलूँ, ठीक है, तो अगर कमर्शियल बैंक है तो उसका मोटिव क्या होता है? बस प्रॉफिट अर्न करना। कमर्शियल बैंक का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। समझ गए? अभी प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? आपको लोन प्रोवाइड करेगा, लोन के बदले में आपसे जो इंटरेस्ट लेगा वो हाई होगा। ठीक है, अभी हाई इंटरेस्ट से क्या करेगा? ये अपना मनी क्रिएट करेगा। कमर्शियल बैंक कैसे प्रॉफिट कमाएगा, है ना? तो अगले में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मनी क्रिएशन कैसे होता है। तो मैं मनी क्रिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ अपनी नोटबुक निकाल लेना। ठीक है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। देखो, जब आप डिपॉजिट करने जाते हो वही वाले पैसे को, है ना, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे लोगों ने पैसे जमा किए डिपॉजिट किए, ठीक है, और वो डिपॉजिट को टोटल डिपॉजिट कितना होगा? 1000 करोड़ का। ठीक है, अब उसमें से कुछ पैसा जो है बैंक आरबीआई को जमा करेगा और वो कुछ परसेंट जो है आरबीआई डिसाइड करेगी और वो कुछ परसेंट का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं सीआरआर। ठीक है, तो बैंक को सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। वो उसके टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट होता है, समझ गए? और वो कुछ पार्ट जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, है ना। आरबीआई डिसाइड करेगी कि भाई आपके पास जितना भी है उसका 10%, उसका 5% या उसका 2% आप हमारे पास जमा कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब इतना होने के बाद अब बैंक ने, चलो मान लेते हैं कि बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है कितने का? मान लेते हैं बैंक के पास, ये है बैंक, और उसके बाद टोटल डिपॉजिट आया 1000 करोड़ का। ठीक है, उसने सीआरआर आरबीआई के पास रख दिया। सीआरआर कहाँ रखा? आरबीआई के पास। कितना? 10%। इसका सीआरआर लिख देगा। सीआरआर कितना फिक्स किया गया है? 10%। ठीक है, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 करोड़ हो जाएगा। तो 100 करोड़ तो आरबीआई के पास रख देगा।
नाउ अब हमारे पास टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 900 करोड़ का। ठीक है, अब 900 करोड़ का लोन तो दे नहीं सकता बैंक। क्यों सर, इसने तो सीआरआर भी निकाल दिया। बेटा अगर उसने सारा लोन दे दिया, ठीक है, और बाकी उसके अलावा किसी दूसरे आदमी को क्या विड्रॉ करना पड़े पैसा, तो वो कहाँ से देगी बैंक। ठीक है, तो कुछ पार्ट अपने पास रखती है कि अगर किसी को इमरजेंसी पड़ गया, कोई विड्रॉ करने के लिए आ गया, तो वो उसको पैसे दे सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो वो कुछ पार्ट जो होता है ना बैंक अपने पास रखता है, मान लेते हैं 10% है। ठीक है, तो 900 का 10% कितना, 90 करोड़ अपने पास रख दिया। अब कितना बच गया, 810 करोड़। तो अब ये 810 करोड़ का क्या कर देगी, लोन दे देगी। समझ गए। अब इस लोन से जो भी मुनाफा आएगा वो बैंक का होगा। ठीक है, अब इसको एक शेड्यूल से समझ लेते हैं, मान लेते हैं एक शेड्यूल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका डिपॉजिट है, ये आपका लोन है, ये आपका LRR है। LRR क्या होता है, LRR होता है CRR प्लस SLR। मान लेते हैं कि पहले राउंड में पहली बार डिपॉजिट आया वो 1000 करोड़ का, इसका LRR 100 करोड़ रुपए हमने निकाल दिए। ठीक है, तो 900 करोड़ का लोन दे दिया इन्होंने। अब सेकेंड राउंड में, अब जिसने लोन दिया वो वापस करेगा, तो 900 करोड़ यहाँ आ गया। अब इसका 10% निकाल दो, 90 करोड़। अब कितने का लोन दे सकते हैं, 810 करोड़ का। अब 810 करोड़ वापस आया। ठीक है, अब इसमें से 10% निकाले तो हो जाएगा कितना, 81, मतलब 729 करोड़ फिर से लोन दे देंगे थर्ड राउंड में। ठीक है, ऐसे ही करते 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 ही चलता जाएगा। ये कभी रुकेगा नहीं क्या सर, रुकेगा। कब रुकेगा, जब LRR बराबर हमारा इनिशियल डिपॉजिट हो जाएगा, जब 1000 हो जाएगा नहीं, तब ये रुक जाएगा। समझ गए। यहाँ पर क्या होगा फिर, यहाँ पर होगा जो यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसको निकालेंगे हम क्रेडिट मल्टीप्लायर से। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है कि जितना भी LRR होता है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है हमने हमारे पैसे को, तो K बराबर 1/10%। ठीक है, तो मतलब 10 टाइम्स जो भी हमारा इनिशियल डिपॉजिट है उसका 10 टाइम्स जो होगा वो हमारा होगा एंड में टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 10,000 करोड़। कितना हो जाएगा, 10,000 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9,000 करोड़। ये कैसे पता चला सर, भाई 10,000 में से 9,000 माइनस करोगे तो जो आएगा वही ये लोग क्या बैंक वाले लोन देते हैं। ठीक है, तो 9,000 करोड़ का लोन दे दिया, 1000 का इन्होंने क्या कर दिया, LRR रख दिया, और 1000 का 10,000 का इन्होंने क्या कर दिया, टोटल डिपॉजिट, है ना। तो ये तो इन्होंने लोन दे दिया, ये इनका फाइनल डिपॉजिट है। ये है कितना आया, LRR, तो ये LRR कितना निकला, 1000 करोड़। समझ गए। तो ऐसे जो बैंक होता है वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करता है, इस तरीके से बैंक अपने पैसे से पैसा बनाता है। ठीक है, हमारे पैसे से अपने लिए पैसा बनाता है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। पब्लिक द्वारा डिपॉजिट किए गए पैसे को बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, और जो मनी हम बोरोवर को देंगे उसे बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, ये डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो बोरोवर को दिया गया पैसे को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, पब्लिक द्वारा जमा किए गए पैसे को जो कि बैंक के अंदर होते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, अब
इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट बराबर क्या होता है, क्या हो जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, मैंने बता दिया सीआरआर क्या होता है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट बैंक किसको देता है, आरबीआई को। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी के तौर पे कि अगर हम इनका बैंक कभी बैंक करप्ट हो जाएगा, मतलब बैंक में सब लूट जाए, तो इस सीआरआर से, ठीक है, इस सीआरआर से जो बैंक है कमर्शियल बैंक, वो अपने कुछ जो स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पैसे को रीपे कर सके। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट होता है जो बैंक अपने पास रखती है। ठीक है, कौन रखता है, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। ठीक है, ताकि जो इमरजेंसी में विड्रॉ कर सके, अगर किसी को विड्रॉ कराना है तो इमरजेंसी में क्या हो, विड्रॉ। ठीक है, अगर मेरी बेटी की शादी लग गई या कुछ भी, जिसको अगर किसी भी पर्सन को अपने पैसे को विड्रॉ करना है, तो वो जब विड्रॉ करने आएगा तो बैंक वाले एसएलआर से पैसा निकाल के दे देंगे। क्योंकि वो लोग एसएलआर को इसीलिए रखते हैं क्योंकि ताकि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, मतलब ताकि जिस लोगों को डिपॉजिट, जिन लोगों को विड्रॉ कराना हो पैसा, वो आके विड्रॉ करा सकें। अब सीआरआर और मल्टीप्लायर क्या होता है, मैंने बताया क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है कि हमारे टोटल डिपॉजिट को कितनी बार, क्या कितनी बार इसको मल्टीप्लाई करके बैंक जो है पैसा कमा सकता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। सीआरआर वो पार्ट होता है टोटल डिपॉजिट का जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो लिखा गया है द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट स्टिपुलेटेड कैश रिजर्व विद आरबीआई। आरबीआई के पास कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है। सीआरआर जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है आरबीआई द्वारा। ठीक है, आरबीआई निश्चित करता है कि सीआरआर जो होता है वो कितना रखेंगे। आरबीआई डिसाइड करता है कि सीआरआर जो होता है उसका परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, एक बार सीआरआर डन हो गया, ठीक है, और एसएलआर निकाल लिया गया, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1/L/R का फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने टाइम्स जो है हमारा मनी मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर 1000 है, 1000 करोड़ हमारा है और 10 टाइम्स हमारा मनी डिपॉजिट हो रहा है, 10 टाइम्स हमारा मल्टीप्लायर आ रहा है, तो हमारा टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 10,000 करोड़। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे सीआरआर नहीं है, 1/L/R है। ठीक है, इसको रिकरेक्ट कर लेना। आओ उधर आगे चलते हैं। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है, किसी भी बैंकिंग, किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक, उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एपेक्स बॉडी, मतलब सबसे टॉप मोस्ट हेड, मतलब बैंकिंग सिस्टम का जो हेड होता है उसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो इंडिया का कौन है, इंडिया का है आरबीआई। आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ था वो होता 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक जो है हमारी कंट्री में ही है, बाकी कंट्रीज में भी सेंट्रल बैंक होता है। जैसे यूएसए में चले जाओगे तो यूएसए में फेडरल रिजर्व, समझिए। अगर यूरोप में चल जाओगे तो यूरोपियन बैंक। ठीक है, यूके में चल जाओगे तो लंदन बैंक, समझ गए। तो रिजर्व बैंक क्या है, तो आरबीआई जो है हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1935 को 1 अप्रैल में, अंडर द एक्ट ऑफ आरबीआई 1934। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर हुआ था। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक क्या होता है, द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का इंटायर बैंकिंग सिस्टम को जो कंट्रोल करता है उसे बोला जाता है क्या, हमारा सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक वो टॉप मोस्ट हेड होता है किसी भी बैंकिंग सिस्टम के, किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का, जो सारे बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है,
तो एक कंपनी के अंदर, एक कंपनी बोल रहा हूँ, एक कंट्री के अंदर जो पूरा इंटायर बैंकिंग सिस्टम है उसको जो कंट्रोल करेगा उसको बोला जाएगा सेंट्रल बैंक। समझ गए? अब सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शन हो गए। सबसे पहला फंक्शन है कि वो पैसे जो है वो इशू करेगा। दूसरा है कि गवर्नमेंट का बैंक है वो, मतलब मतलब जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का अकाउंट को मैनेज करेगा। दूसरा है कि बैंक के, एक बैंक से दूसरे बैंक का जो सेटलमेंट है उसको कौन कराएगा? आरबीआई। अब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जब किसी कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता तो वो कहाँ पे आती है? आरबीआई के पास। ठीक है, तो आरबीआई फिर उसको लोन देती है। फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी किसके पास होती है? आरबीआई के पास। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन वो होता है जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जैसे आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई का डेबिट कार्ड है, एसबीआई का डेबिट कार्ड है, और आप एचडीएफसी के एटीएम से जाके पैसे निकाल लेते हो, तो उसमें जो एचडीएफसी है, मतलब उसमें जो तुम्हारा क्या, उसमें जो एसबीआई है वो डायरेक्ट आपके एचडीएफसी को पैसे थोड़ी पे करता है ना। वो आरबीआई के पास दोनों का अकाउंट होता है और दोनों के अकाउंट को सेटल कौन कर देता है? हमारा आरबीआई। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। समझ गए? सबसे पहले पढ़ेंगे कि नोट कैसे इशू करते हैं। नोट मतलब बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स क्यों कहा जाता है इसको? तो जो हमारा आरबीआई है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट या मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। देखो, करेंसी इशू करने वाले को, करेंसी इशू करने वाला जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसको बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। देखो, जितना भी बैंक नोट इशू करने की जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? हमारे आरबीआई के पास। और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब जो सेंट्रल बैंक है दो नोट नहीं छाप सकती, दो चीज जो है वो प्रिंट नहीं करती। वो है 1 रुपए का नोट, पहला तो 1 रुपी नोट, एंड कॉइन्स। 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो होता है वो कौन प्रिंट करता है? वो प्रिंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए और 1 रुपए का नोट और बाकी सिक्के जो है वो प्रिंट करती है। ठीक है, आगे है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होगा, 1 मिनट, या वो गवर्नमेंट, इसको सही कर लेना। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बैंक क्यों कहते हैं? एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेजेस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट है उसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई। एज द एजेंट टू द गवर्नमेंट इट बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कहने पर आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज नथिंग, एक पेपर होता है, ठीक है, उस पर प्रिंट कर दिया जाता है कि देखो ऐसी बात है, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहे हैं, वो खरीदना है तो आप खरीद लो। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ये एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट होता है किसी के लिए भी। अगर आपके घर में या किधर भी कोई स्टॉक मार्केट चलाता है, स्टॉक मार्केट से वाकिफ़ है, तो उनसे पूछना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब तीसरा हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट में फंक्शन क्या है? एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई जो है वो पॉलिसीज़ का निर्माण करती है। आरबीआई किसका निर्माण करती है? पॉलिसीज़ का। ठीक है, जिससे कि जिससे मार्केट के अंदर मनी है ना वो एक्सेसिव मात्रा में ना हो और रिसेसिव मात्रा में ना हो, मतलब ज़्यादा मात्रा में भी ना हो और एकदम कम मात्रा में भी ना हो। ठीक है, स्टेबिलिटी बनी रहे हमारे मनी की स्टेबिलिटी बनी रहे कहाँ पे? मार्केट में। उसका कौन ध्यान रखता है? आरबीआई। उसके लिए पॉलिसीज बनाती हैं। आगे
बैंकर्स बैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जैसा आपके कमर्शियल बैंक के साथ नाता है, वैसे ही कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ नाता है। जैसे आप कैसे डिपॉजिट कराते हो, जैसे आप डिपॉजिट कराते हो, वैसे ही सेंट्रल बैंक भी अपने पैसे कहाँ डिपॉजिट करता है? आरबीआई के पास। तो सर सबसे पहला फंक्शन क्या है? सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक के पैसे को डिपॉजिट भी करता है और उन्हें लोन भी प्रोवाइड करता है। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास एक एसबीआई का कार्ड है, एसबीआई डेबिट कार्ड है, और आपने जो कैश है वो विड्रॉ कहाँ से किया? एचडीएफसी एटीएम से। तो आप ये बताओ कि क्या एचडीएफसी ने डायरेक्ट पैसे दिए क्या एसबीआई को? एचडीएफसी ने पैसे दिए क्या आपको? आपके जो पैसे हैं वो तो आपके एसबीआई अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। कैसे? तो देखो, एसबीआई और एचडीएफसी दोनों का अकाउंट कहाँ होता है? आरबीआई के पास। ठीक है, अगर आप एसबीआई से निकालते हो, ठीक है, तो एसबीआई के अकाउंट से डेबिट करके एचडीएफसी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है उतना अमाउंट। सपोज कर लेते हैं कि आपने 10,000 रुपये निकाले आपने एसबीआई अकाउंट से, आप अपने एसबीआई के एटीएम कार्ड से 10,000 रुपये निकाले, ठीक है, और आपने निकाला कहाँ? एचडीएफसी के एटीएम से, ठीक है। तो एसबीआई का जो अकाउंट है आरबीआई के पास, उसमें से 10,000 रुपये का क्या दिखा देंगे? विड्रॉ दिखा देंगे 10,000 का। और एचडीएफसी में क्या दिखाएंगे? क्रेडिट, कि भाई आपके अकाउंट में है 10,000 रुपये आ गए हैं और आपके अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरिंग हाउस फंक्शन का भी काम करता है। यहाँ पे डायरेक्ट दोनों बैंकों में कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ। ठीक है, कि यार तुम्हारे बैंक वाले ने हमारे एटीएम से पैसे निकाले हैं, अब हमको पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। समझ गए? तीसरा है कि सेंट्रल बैंक इंश्योर्स दैट द कमर्शियल बैंक shows compliance to its directive particularly related to CRR and SLR। सेंट्रल बैंक ये देखता है कि यार जो आप कमर्शियल बैंक हो ना, अगर आप कमर्शियल बैंक हो तो आरबीआई के CRR और SLR, ये दो क्राइटेरिया है, ये दोनों जो पैरामीटर है आप उसको फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर आप इन दोनों पैरामीटर को फुलफिल नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्या करेंगे? या तो आपका लाइसेंस छीन लेंगे अगर आप कमर्शियल बैंक हो। अगर आप पहले तो समझाएंगे कि देखो यार, तुम्हारे पास 10,000 था, अब 10,000 करोड़ था, हमने बोला कि 10% आप CRR रख दो और आप इसका सिर्फ 3% रख रहे हो, तो यार ये गलत है, हम आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आरबीआई ये भी देखती है कि जो कमर्शियल बैंक है वो उसके SLR और CRR के जो डायरेक्टिव्स है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगला है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। जब हमारे कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता तो कहाँ भाग के जाता है? आरबीआई के पास। आरबीआई को बोलता है कि सर लोन चाहिए मुझे। आरबीआई बोलता है ठीक है, हम लोन दे देंगे, हमारा काम यही है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक फेल्स टू गेट अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर। सेंट्रल बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक तो कमर्शियल बैंक फेल टू गेट अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, इट अप्रोचेज द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ये कहाँ पहुंचता है फिर? सेंट्रल बैंक, यानी हमारे आरबीआई के पास पहुंचता है अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन ना मिल रहा होगा तो सेंट्रल बैंक एडवांसेस द लोन टू सच अ बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब अप्रूव्ड सिक्योरिटीज क्या होती है? तो देखो, मैंने बोला कि जैसा आपके बैंक के साथ नाता है वैसे ही कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ नाता है। जब आप लोन लेने के लिए जाते हो, ठीक है, कि भाई लोन दे दो,
तो वो बोलता है कि कुछ हमारे पास कोलेटरल रखवाओ, मतलब कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखवाओ। वैसे ही जब कमर्शियल बैंक जाता है लोन के लिए, तो आरबीआई बोलता है एक काम करो, हमारे पास सिक्योरिटी रखवाओ। ठीक है, तो अगर जब सिक्योरिटी रखवा देती हैं हमारी कमर्शियल बैंक, तो उनका क्या लोन अप्रूव हो जाता है। ओके, आ गए कस्टडियन ऑफ फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक से कंसिडर फॉरेन एक्सचेंज के कस्टडियन कौन होते हैं? हमारा आरबीआई। अब कैसे? देखो, मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर डोमेस्टिक करेंसी। अब आरबीआई देखता है क्या, आरबीआई सेल करता है और बाय करता है। क्या क्या सेल और बाय क्या करता है? तो एक सेल और बाय क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को सेल और बाय करता है कौन? आरबीआई। किस मोटिव से? ताकि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी हमारा रुपया है वो इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबल रह सके, मतलब इसकी जो वैल्यू है ज़्यादा गिरे ना। ठीक है, समझ गए? तो स्टेबल रहने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबल रहने के लिए आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल करता है। अगला है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मैंने बता दिया कि ये कैश ट्रांसफ़र ऑफ कैश को कम कर देता है, रिड्यूस करता है। क्या? कैश ट्रांसफ़र को रिड्यूस कर देता है दो बैंकों के बीच में। ठीक है, तो लिखा है इट अवॉइड ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। मैंने बताया कैसे एक एसबीआई का बंदा विड्रॉ करता है एचडीएफसी से, फिर एचडीएफसी इसको कैश देते कि लो भाई आपने विड्रॉ किया है। अब एसबीआई इनके पास पैसे देने नहीं जाता कि यार हमारे किसी कस्टमर ने आपके एटीएम से पैसे निकाले, ये लो पैसे। वो कौन करता है? आरबीआई करता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास दोनों ही बैंकों का अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें से डिडक्ट करके इसमें डिपॉजिट कर देते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। अब मार्केट में अगर मनी का फ्लो ज़्यादा हो गया, मनी जो है सप्लाई ज़्यादा हो गया है, या फिर मनी का सप्लाई जो है वो कम हो गया, ठीक है, कम हो गया है या कम करना है, या ज़्यादा हो गया है या ज़्यादा करना है, ठीक है, तो वो कौन देखेगा? आरबीआई। ठीक है, अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम करनी है तो भी कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा करनी है तो भी कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। तो दो तरीके से डिसाइड करते हैं, पहला होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। पहला मेथड होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी का चेंज होता है, क्वांटिटी चेंज होता है। क्वांटिटी चेंज मतलब देखो, सपोज करो पहले जो है बैंक 4,000 करोड़ का लोन देते थे, अब यहाँ पे वो कितने का लोन देंगे? 3,000 करोड़ का। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में क्या है हमारे पास? क्वालिटेटिव में हमारे पास 6 मेथड है। पहला है बैंक रेट, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो। तो मैंने बताया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ये डायरेक्ट फोकस करता है ओवरऑल सप्लाई पे मनी के। मतलब 4,000 था तो डायरेक्ट ओवरऑल सप्लाई कितना कम कर दिया? 1,000 का। 1,000 का कम करके कितना कर दिया? 3,000 करोड़। ठीक है, तो बैंक रेट क्या होता है? देखो, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो, सपोज ये आप हो, ये बैंक है, जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है। ठीक है ना? वैसे ही जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, लोन के पर्पज से, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे करता है किसको? कमर्शियल बैंक को, उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट। और बैंक रेट हमेशा लॉन्ग टर्म के, मतलब लंबे टाइम के लिए, अगर आप लंबे टाइम के लिए जब बैंक लोन लेगी तभी उस पर क्या लगेगा? बैंक रेट। ठीक है,
अब बैंक रेट से कैसे मनी सप्लाई कम होता है? मान लेते हैं बैंक को जो है लोन मिला है वो 10% के ब्याज पे मिला है, 10% के बैंक रेट पे मिला है, ठीक है। तो आगे भी जब वो किसी को लोन देगी तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कैसा होगा? हाई होगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो पैसा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके। वैसे ही अगर मान लेते हैं आप 6% है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको 6% मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आपको भी जो होगा, जब आप लोन लेने जाओगे तो आपका इंटरेस्ट भी कम होगा। और जब आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे? मनी सप्लाई को बढ़ा देगा मार्केट में। मार्केट में फिर क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? हमारा आरबीआई, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, every bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of liquid assets called SLR। जितना भी एसेट है, टोटल एसेट, मान लेते हैं मैंने 1000 करोड़ का डिपॉजिट किया था, 1000 करोड़ का, तो उसमें से मान लेते हैं 90 करोड़ जो है ना बैंक अपने पास रखेगा। क्यों? अगर किसी को इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो बैंक जो है उस 90 करोड़ में से क्या करेगा? उठा के इमरजेंसी या फिर जिसको फंड चाहिए उसको प्रोवाइड कर देगा, है ना। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कैसे इफेक्ट करता है? मान लेते हैं कि पहले स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो था 4%, ठीक है। तो 4% जो है वो कम है, मतलब बैंक में अब कम पैसे रहेंगे, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर 50% है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? मैंने बोला था अभी कि आरबीआई जो है ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में जब सेल करती है, ओपन मार्केट में सेल करती है, उससे भी क्या होता है? मनी जो है वो कंट्रोल होता है। कैसे? या तो सेल करेगी या करेगी क्या? परचेज। या तो करेगी सेल या क्या करेगी? परचेज। देखो, अगर सेल करेगी, अगर बेचेगी तो मार्केट से पैसा कहाँ पे आएगा? आरबीआई के पास। और आरबीआई के पास पैसा आ गया मार्केट से, तो मार्केट में कोई पैसा नहीं रहेगा। और मार्केट में कोई पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मान लेते हैं परचेज कर रही है, अब लोगों से खरीदेगी तो मार्केट में पैसा देगी उनके एसेट्स के बदले, उनके जो सिक्योरिटीज है उसके बदले पैसे देगी। इससे क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा, है ना। आगे क्या है? आगे है रेपो रेट। रेपो रेट, रेट एट विच द आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। देखो, मैंने बोला कि बैंक रेट वो इंटरेस्ट होता है जब लॉन्ग टर्म के लिए क्या बैंकों को लोन चाहिए, तो आरबीआई कौन सा इंटरेस्ट लगाती है? बैंक रेट। जब बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो बोलते क्या? रेपो रेट, है ना। तो लॉन्ग टर्म में अगर बैंक लंबे टाइम के लिए लोन ले रही तो उसमें कोई भी कोलेट्रल या कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखवाई जाती, ठीक है। अगर बैंक लंबे टाइम के लिए लोन ले रही है, अगर बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रही है, शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, है ना, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी किसके पास? आरबीआई के पास, ठीक है। सिक्योरिटी जमा करने के बाद भी बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए लोन मिलेगा।
ठीक है, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको बोलेगा रेपो रेट। तो रेपो रेट जब रेपो रेट जब छोटे टाइम पीरियड के लिए बैंक लोन लेगी तो उसका रेपो रेट भी तो कैसा होगा, हाई होगा, है ना। आओ जरा, अब रेपो रेट कैसे इफेक्ट करता है, मान लेते हैं रेपो रेट जो है ना वो कम है, तो मनी सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं रेपो रेट ज़्यादा है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो मनी सप्लाई रेपो रेट पे कैसे डिपेंड करता है, मैंने बता दिया कि अगर रेपो रेट कम होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, रेपो रेट ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मार्केट के अंदर। आगे है रिवर्स रेपो रेट। अब देखो, अब आरबीआई के पास आपने क्या रखवाया है, सिक्योरिटीज। आपने जब शॉर्ट टाइम के लिए आपने जब लोन लिया था तो आपने सिक्योरिटीज रखवाया था, है ना। तो आप जब आप आरबीआई को पैसा दोगे, ठीक है, आरबीआई को ये कमर्शियल बैंक है, आप जब आरबीआई को पैसा लौटाओगे तो जब आप उस पैसे को लौटाओगे तो उसको बोला जाता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है रिवर्स रीपरचेज रेट। जो आपने सिक्योरिटी दी थी उसको आप फिर से रीपरचेज कर रहे हो, है ना, उसको क्या बोलता है, रिवर्स रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट कम हो जाए तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसको बाकी टीचर्स ऐसे भी समझाते हैं कि जैसे हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना जब हम पैसे जमा करते हैं बैंक में, वैसे ही आरबीआई जो होता है ना वो बैंकों को इंटरेस्ट देता है। ये ऐसे यूट्यूबर समझाते हैं कि आरबीआई जो होता है वो बैंकों को इंटरेस्ट देता है, तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट देगा बैंक उतने ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, है ना। बैंक जितना ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे उतना ज़्यादा मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, मार्केट में कम हो जाएगा, है ना। और जितना कम देंगे उतना ही मार्केट में मनी का सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक वाले जो है वो फिर आरबीआई के पास जमा नहीं करेंगे, और आरबीआई के पास जमा नहीं करेंगे तो बैंक बोल रहा हूँ, अगर आरबीआई के पास जमा नहीं करेंगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई जो होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन एक्चुअल में रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जितना भी आपने लोन लेने टाइम जो सिक्योरिटी रखी थी उसको जब आप परचेज करते हो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, समझ गए। लिखा भी है मैंने, रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इसमें भी वही लिख रखा है जो बाकी टीचरों ने लिखा है कि जिस रेट पे आरबीआई डिपॉजिट लेता है अपने अकाउंट के अंदर उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो आप दोनों याद कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये भी होता है कि जिस रेट पर आरबीआई डिपॉजिट कराती है बाकी कमर्शियल बैंक का पैसा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट जितना ज़्यादा हाई होगा, रिवर्स रेपो रेट जितना हाई होगा उतना ही मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, और जितना कम होगा उतना ही मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो जिसको बोला था सीआरआर। तो सीआरआर क्या होता है, मैंने बताया था, टोटल डिपॉजिट का कुछ अमाउंट आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, और आरबीआई डिसाइड करती है कि कितना परसेंट जो है ना आप सीआरआर जमा करोगे। ठीक है, तो अगर सीआरआर जो है अगर ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, सीआरआर कम होगा तो मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, है ना। सीआरआर अगर ज़्यादा हुआ मतलब कि मान लेते हैं कि आपको 40% जो है ना वो आरबीआई के पास जमा करना है। ठीक है, तो अब 40% तो आरबीआई के पास जमा कर दिया तो अब लोन जो होगा वो कम जाएगा,
लोन कम जाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अब मान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट 10% है, आरबीआई के पास कितना जमा किया, 10%। तो रिवर्स रेपो रेट अगर कम है, ठीक है, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा था तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया, यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट कम है तो मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, है ना। देखो क्या समझा रहा हूँ मैं, अगर सीआरआर ज़्यादा तो मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम, सीआरआर कम तो मनी सप्लाई ज़्यादा, ठीक है, इस बात का याद रखना, समझ गए। सीआरआर ज़्यादा तो मनी सप्लाई कम, सीआरआर कम तो मनी सप्लाई ज़्यादा, ठीक है, आगे आओ। अब दूसरा होता है, दूसरा तरीका है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में क्या होता है, देखो हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर, 3 सेक्टर होते हैं ना, क्या ला, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। टर्शरी की स्पेलिंग गलत होगी, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है, टर्शरी। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल जो पहले, देखो इसमें जो है ना क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होता, क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होता। अगर 4,000 करोड़ का लोन देना था तो 4,000 करोड़ का ही लोन देंगे, बस क्या करेंगे, सेक्टर चेंज कर देंगे। मानते हैं कि पहले प्राइमरी सेक्टर को 2,000 का लोन मिलता था, 2,000 करोड़ का, सेकेंडरी को 1 करोड़ का, 1,000 करोड़ का, और टर्सरी को 1,000 करोड़ का, ठीक है। तो अब ये चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे 1,000 कर देंगे और यहाँ पर 2,000 कर देंगे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में क्या करते हैं कि सिर्फ क्वांटिटी, सिर्फ क्वालिटी बदलाव कर देते हैं, क्वांटिटी सेम रहता है। अगर 4,000 करोड़ है तो 4,000 करोड़ का ही लोन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कम लोन मिल रहा है पहले के मुकाबले, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे कम होगा, देखो इसमें 2 है, पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, तीसरा है मोरल सुएशन। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखो जब आप लोन लेने जाते हो तो आप सिक्योरिटी रखवा देते हो, आप क्या लगवाते हो, सिक्योरिटी रखवाते हो, कहाँ पर, बैंक में, है ना। बैंक में आप सिक्योरिटी रखवाते हो जो कि आपके लोन के अमाउंट से ज़्यादा होता था, जो कि आपके लोन के अमाउंट से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक किसान है, वो लोन ले गया है 1 लाख का बैंक में, तो बैंक क्या बोलेगा, पहले पहले क्या बोलता था कि आप 1,20,000 का हमारे पास क्या रखवा दो, तो क्या रखवा दो, सिक्योरिटी। अब क्या किया कि अब लगा दिया गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब कि अब जो है हम प्राइमरी सेक्टर में जो है ना लोन कम देंगे, प्राइमरी सेक्टर में क्या करेंगे, हम लोन कम देंगे। तो लोन कम देंगे तो अगली बार जब किसान है, जब लोन लेने जाएगा, बोलेगा मेरे को 1 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है दे देंगे, लेकिन आपको इस बार सिक्योरिटी जो है 1,50,000 का रखवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्जिन देखो, पहले 20,000 का मार्जिन था, अब कितने का है, 50,000 का, है ना। कितने का, 50,000 का मार्जिन है। तो किसान क्या बोलेगा, या फिर कोई भी व्यक्ति जो लोन लेने गया है वो क्या बोलेगा, यार रहन देते हैं, वो लोन नहीं लेगा, ठीक है। लोन नहीं लेगा तो मार्केट में मनी का सप्लाई होगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गया। दूसरा है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब कि कोटा फिक्स कर दिया जाता है। मैं बोलता हूँ ना, मैंने बोला ना कि प्राइमरी में 2,000, सेकेंडरी में 1,000 और टर्सरी में 1,000, तो इसको बदल दिया जाएगा। अब यहाँ पे 1,000 कर देंगे,
यहाँ 2000 कर देंगे और यहाँ 1000 करोड़ का लोन कर देंगे, समझ गए। तो इसमें सिर्फ क्या कर देते हैं, क्रेडिट को रेशनिंग कर देते हैं, क्रेडिट का रेशनिंग कर देते हैं। और तीसरा होता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या होता है, बैंक जो होते हैं दूसरे बैंक को प्यार से समझाते हैं, बड़ी मतलब कि बाय पोलाइटली बोलते हैं कि नो लोन, कोई लोन नहीं देना, अभी नहीं लोन देना। मार्केट में मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आप मनी मत दो, आप क्या करो, लोन मत दो, ठीक है। बैंक फिर भी लोन देता है तो उसके बदले उसको फिर उसका भुगतान जो है चुकाना पड़ता है। आरबीआई उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है, ठीक है, याद रखना। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। अगर लोन लिया जा रहा है 5 लाख का, ठीक है, और आपका लोन की जो सिक्योरिटी है वो है 6 लाख की, तो क्या आप लोन लोगे? मार्जिन देखो 1 लाख का मार्जिन है, तो आप लोन नहीं लोगे। लोन नहीं लोगे तो मनी सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगा। दूसरा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ हो क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि टर्सरी सेक्टर में हम इतना अमाउंट में लोन देंगे, सेकेंडरी सेक्टर में सम अमाउंट ऑफ लोन देंगे, और टर्सरी सेक्टर में सम अमाउंट ऑफ लोन देंगे, ठीक है। तो इसको फ्लक्चुएट कर देते हैं, पहले कुछ और था तो अब चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, रेशनलाइज कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि पहले 2000 दे रहे थे तो आप 1000 का लोन देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन होता है कि रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक बाय आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। अब आरबीआई जो होगा ना वो इनको क्या करेगी, समझाएगी, ठीक है, एडवाइस करेगी, यार देखो अभी ना लोन ना दो तुम तो बढ़िया रहेगा, ना दो तुम, ठीक है, लोन ना दो तुम, ठीक है। अगर आप लोन दिए तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, उसके जिम्मेदार खुद, है ना। तो फिर बैंक क्या करेंगे, लोन नहीं देंगी, ठीक है। और ये जो चार्ट है ये मैंने सिर्फ शो ऑफ के लिए लगाया था, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये मैंने बस थोड़ा सा, ठीक है, ये बस ताकि अच्छा दिखे, है ना। अब यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा आई गेस, ठीक है। तो लेक्चर जो है हमारे यहीं पे ख़त्म होगा। आई होप तुम लोगों को लेक्चर जो बहुत ज़्यादा है ना पसंद आया हो, क्योंकि ये 6th टाइम है जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल से रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को लेक्चर बहुत बढ़िया रहेगा, मन लगा के पढ़ रहे होगे, ठीक है। ऐसे ही मन लगा के पढ़ो, पेपर आ रहे हैं, पेपरों में अच्छा परफॉर्म करना, सही बच्चे, ठीक है। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।